सोवियत टैंकों को नष्ट करने वाला विमान जब पृथ्वी के सबसे खतरनाक जल मार्गों में से एक में नौकाओं का शिकार करता दिखता है तो क्या होता है? अभी ए-10 वार्थोग, जिसे कई लोग सेवा से बाहर होने वाला मानते थे, फिर से जंग के मैदान में है और होर्मुज जलडमरू मध्य में ईरानी तेज हमलावर नौकाओं पर हमला कर रहा है। ये कोई साधारण सैन्य बदलाव नहीं है। यह एक संकेत है कि ईरान के आसपास की लड़ाई बहुत तेजी से बढ़ रही है, ठीक वहीं जहां दुनिया के लगभग 20% तेल का प्रवाह होता है। अब ए-10 का उपयोग झुंड हमलों से निपटने, नौवहन मार्गों की सुरक्षा और ईरान की बाधा डालने की रणनीति को पीछे धकेलने के लिए हो रहा है। तो इस पुराने विमान को क्यों लौटाया गया और यह अचानक प्रभावी कैसे हुआ? ये संघर्ष आगे कहां जा सकता है, इसे समझने के लिए घोषणा से शुरू करें और तथ्य कल्पना अलग करें। जनरल डैन केन ने पेंटागोन में बताया कि ए-10 दक्षिणी मोर्चे पर है और होर्मुज जलडमरू मध्य में तेज हमलावर जलयानों को निशाना बना रहे हैं। सेंटकॉम ने ए-10 विमानों की तस्वीरें जारी की, जिसमें वे हवाई ईंधन भराई से बड़े ऑपरेशन का समर्थन करते दिखे, जिससे साफ है कि वे सिर्फ दिखावे के लिए नहीं हैं। वे हवा में बने हुए हैं, अपनी जगह पर टिके हुए हैं और मिशन का सक्रिय रूप से समर्थन कर रहे हैं। ये सिर्फ ताज़ा खबर नहीं है, बल्कि ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन एक ऐसे युद्ध क्षेत्र में जहां पहले से ही अमेरिकी विमान वाहक पोत और F-35 जेट मौजूद है, वहां वॉर्थॉग की क्या जरूरत है? ये सुनने में अजीब है, क्योंकि ए-10 को किसी और दौर के लिए बनाया गया था। अधिकतर लोग इसे टैंक किलर और मजबूत क्लोज एयर सपोर्ट विमान मानते हैं, जो जमीनी युद्ध और कम ऊंचाई पर हमलों के लिए बना है। पहली नजर में इसे पानी के ऊपर छोटी नावों के खिलाफ इस्तेमाल करना अजीब लगता है, लेकिन मिशन को देखकर यह समझ आता है। देखिए, ए-10 की सबसे बड़ी ताकत इसकी रफ्तार नहीं है, बल्कि इसकी मौजूदगी है। ये लंबे समय तक ऊपर रह सकता है, धैर्यपूर्वक चक्कर लगा सकता है और सही मौके का इंतजार कर सकता है। ऐसी लड़ाई में यह अहम है क्योंकि ईरानी तेज हमलावर नौकाएं छोटी, तेज और पकड़ में मुश्किल होती हैं। वे खुले पानी में बड़े स्थिर लक्ष्य नहीं हैं। वे तेज चलती है, आसपास की हलचल में घुल-मिल जाती है और सही समय और पैदा की गई उलझन पर निर्भर है। जो विमान लंबे समय तक मंडरा सके, हरकत को नज़र से ट्रैक कर सके और तेजी से प्रतिक्रिया दे सके, वो ऐसे माहौल में काफ़ी उपयोगी हो जाता है। F-35 जेट्स जहां जल्दी आते जाते हैं, वहीं ए-10 ज़्यादा देर तक रहकर लक्ष्य को देखकर सही वक्त पर हमला करता है। इसे आप अनुभवी और धैर्यवान बूढ़ा आदमी कह सकते हैं। इसका पुराना डिज़ाइन फिर से प्रासंगिक हो गया है। यह जेट नुकसान सहने, नीचे उड़ने और लगातार शिकार करते रहने के लिए बना था। GAO-8 30 मिमी तोप इसे जबरदस्त मारक ताकत देती है और इसका डिज़ाइन इसे खुले, हल्के बख्तरबंद लक्ष्यों के लिए उपयुक्त बनाता है। ज्यादा उन्नत विमान तेज या ज्यादा छिपकर काम करने वाले हो सकते हैं, पर ऐसे उलझे, नजदीकी दूरी वाले और लंबे समय तक चलने वाले मिशन के लिए हमेशा सबसे चमकदार विकल्प की जरूरत नहीं होती। कभी कभी सबसे अच्छा जवाब कुछ धीमा, सस्ता, ज्यादा मजबूत और ज्यादा सीधा होता है। इसी वजह से वॉर्थॉग आज भी महत्वपूर्ण है। जब आप समझते हैं कि ए-10 इस मिशन के लिए उपयुक्त है, तो अगला स्पष्ट होता है, लक्ष्य। ईरान की तेज नावें इसमें मामूली नहीं हैं। वे तेहरान द्वारा खाड़ी में दबाव बनाने के केंद्र में हैं। ईरान अमेरिका के जहाजों या विमानों की बराबरी नहीं कर सकता, इसलिए वह असममित रणनीतियों पर जोर देता है। इसका मतलब है तेज हमला करने वाली नौकाएं, झुंड में हमला करना, बारूदी सुरंग बिछाना, परेशान करना और संकरे जल मार्गों का फायदा उठाना, जहां छोटी सी धमकी भी बड़ा असर डाल सकती है। इसी कारण होर्मुज जलडमरू मध्य के पास 3 बड़े विमान वाहक पोत होने पर भी अमेरिका को दिक्कतें हैं। ईरान की रणनीति साफ सुथरी सैन्य प्रतियोगिता नहीं, बल्कि अव्यवस्था फैलाने के लिए है। तर्क साफ है, यदि आप पारंपरिक रूप से युद्ध में नहीं जीत सकते, तो माहौल इतना खतरनाक, महंगा और अनिश्चित कर दे कि बाकी पर दबाव पड़े। ये नावें सस्ती, तेज और राजनीतिक रूप से फायदेमंद हैं। इनके जरिए ईरान बराबरी की नौसेना के बिना भी नौवहन और ऊर्जा यातायात को धमका सकता है, और यही वजह है कि वे इतनी अहम हैं। कुछ छोटी नावें कैमरे पर भले ही प्रभावशाली न दिखे, लेकिन होर्मुज जलडमरू मध्य में ये डर पैदा कर सकती है। टैंकर यातायात में देरी कर सकती हैं और लागत को इस क्षेत्र से कहीं ज्यादा बढ़ा सकती हैं। यहाँ कहानी सिर्फ विमानों की नहीं, दबाव बनाने की क्षमता की भी है। ईरान लंबे समय से
इस जलडमरू मध्य का उपयोग दबाव बनाने के लिए करता है, क्योंकि उसे पता है कि दुनिया ऊर्जा आपूर्ति में रुकावट के प्रति संवेदनशील है। टैंकर यातायात में खतरा सिर्फ क्षेत्रीय समस्या नहीं है, ये सीधा वैश्विक ईंधन बाजारों पर असर डालता है। परिवहन महंगा हो जाता है और एक बार जब परिवहन लागत बढ़ती है तो खाने पीने की चीजों, सामान और रोजमर्रा की जिंदगी की कीमतें भी अक्सर बढ़ जाती हैं। हर तेज नाव हटाना सिर्फ सामरिक खतरा ही नहीं, समुद्री ब्लैकमेल का औजार भी कम करता है, खासकर अहम ऊर्जा मार्गों पर। इसी वजह से A-10 के हमले सिर्फ युद्ध के मैदान तक सीमित नहीं हैं। अगर ये ईरानी बलों की जहाजों को परेशान करने की क्षमता को कम करने में मदद करते हैं तो ये दुनिया के सबसे अहम व्यापार मार्गों में से एक में भरोसा बहाल करने में भी मदद कर सकते हैं। तेहरान जब जलडमरू मध्य में हलचल मचाता है तो ताकत दिखाने की कोशिश करता है, लेकिन असल में वो जो कर रहा है वो ऊर्जा संकट के जरिए आम कारोबार को धमकी देना है। फिर भी A-10 सिर्फ तस्वीर का एक हिस्सा है और ये याद रखना जरूरी है कि ये किसी एक प्लेटफॉर्म की जंग नहीं बल्कि बड़े अभियान का हिस्सा है। रिपोर्टों के अनुसार A-10 तेज नावों का पीछा कर रहे हैं और भारी हथियार जिनमें आधुनिक 5000 पाउंड के भेदी बम भी शामिल हैं, जलडमरू मध्य के पास मजबूत बंकर लक्ष्यों पर इस्तेमाल हो रहे हैं। वास्तव में यही अंतर इस अभियान की सबसे दिलचस्प बातों में से एक है। यह आपको एक अहम बात बताता है, अभियान को लक्ष्य के प्रकार के हिसाब से ढाला जा रहा है। यह कोई संयोग नहीं है, यह सिर्फ दिखावा नहीं है, यह ईरान के औजारों को एक एक करके छीनने की एक व्यवस्थित कोशिश है। यही बात इस पूरी कहानी की सबसे बड़ी विडंबनाओं में से एक की ओर भी ले जाती है। दिलचस्प है कि A-10 को पहले ही हटाया जाना था। सालों से इसके बारे में एक बूढ़े प्लेटफॉर्म के तौर पर बात की जाती रही थी, जिसके दिन गिने जा रहे थे। फिर भी यह एक बार फिर असली जंग में है। वही खतरनाक, कम ऊंचाई पर उड़कर दुश्मन को ढूंढने वाला काम कर रहा है जिसके लिए इसे बनाया गया था। यही विडंबना इसलिए काम करती है क्योंकि यह कुछ और गहराई से कहती है। तकनीक तेज बदलती है लेकिन युद्ध के कुछ तरीके वही रहते हैं। स्वाम बोट समस्या के लिए हर बार सबसे अत्याधुनिक समाधान जरूरी नहीं। कई बार एक पुराना विमान भी उस मिशन के लिए लोगों की उम्मीद से बेहतर उपयुक्त साबित हो सकता है। अगर आप एक पुराने जेट को आधुनिक खतरों को मात देते हुए देखकर मुझसे ज्यादा आनंद ले रहे हैं तो लाइक बटन दबाएं ताकि एल्गोरिदम को पता चले कि हम सब वॉरथॉग में बहुत दिलचस्पी रखते हैं। और अगर आप और भी ऐसे विश्लेषण देखना चाहते हैं जहां पुराना तरीका जीतता है तो सब्सक्राइब करें। मैं वादा करता हूं अगली बार आपको 50 साल इंतजार नहीं कराऊंगा। ये फैसला अचानक या हताशा में नहीं लिया गया था और समुद्री पहलू भी तात्कालिक जुगाड़ नहीं था। A-10 क्रू को पहले भी इस तरह के काम के लिए प्रशिक्षित किया गया है। खाड़ी में किए गए अभ्यास, जिनमें हाल ही में नौसेना बलों के साथ संयुक्त गतिविधियां भी शामिल हैं, ये दिखाते हैं कि अमेरिकी योजनाकार पहले से ही इन विमानों का उपयोग तटीय और समुद्री खतरों के खिलाफ कैसे किया जाए इस पर विचार कर चुके थे। संघर्ष बढ़ने से पहले ही योजना बन चुकी थी। दूसरे शब्दों में, ईरान किसी चाल का सामना नहीं कर रहा था, वह एक ऐसे खतरे का सामना कर रहा था जिसके लिए संयुक्त राज्य अमेरिका पहले से ही तैयार था। यह जरूरी है क्योंकि इससे ईरान की रणनीति कुछ हद तक स्पष्ट होती है। तेहरान हमेशा अनिश्चितता और दबाव से काम करता है। यह कोई नया व्यवहार नहीं है, ये पैटर्न है जिन्हें सालों से समझकर योजनाएं बनाई गई हैं। तो अराजकता के उस्ताद की तरह दिखने के बजाय ईरान अब एक ऐसे समस्या की तरह दिखने लगता है जिसका हल पहले से तैयार है और जो अनुमानित है। ये एक अलग छवि है और शासन के लिए छवि मायने रखती है। यहां से सवाल स्पष्ट है, A-10 अपना काम करने के लिए कौन सा हथियार इस्तेमाल करता है? सार्वजनिक रिपोर्टिंग ने सभी हथियार विन्यास नहीं बताए हैं, इसलिए सावधानी जरूरी है। फिर भी A-10 के पास उपयुक्त उपकरण है। यह अपनी 30 मिमी तोप, मैवरिक मिसाइल, गाइडेड बम, रॉकेट और अन्य गोला बारूद ले सकता है। सब कुछ हथियार विन्यास पर निर्भर है। 30 मिमी तोप को प्रतीकात्मक मानते हैं और यही वॉरथॉग की छवि है। लेकिन असली मिशन में फैसला सिर्फ दिखावे पर नहीं होता। खतरे के स्तर और दूरी के अनुसार निर्देशित गोला बारूद या मिसाइलें करीब से की जाने वाली तोपबारी से बेहतर विकल्प हो सकती है। यही जीवित रहने की क्षमता का मुद्दा है। A-10 मजबूत है और इसे ऐसे झटके सहने के लिए डिजाइन किया गया है जैसे कई दूसरे विमान नहीं कर सकते।
लेकिन मजबूत होने का मतलब अभेद्य होना नहीं है। गल्फ विवादित क्षेत्र है और ईरान के पास अब भी एयर डिफेंस, ड्रोन, मिसाइलें और कई स्तरों वाले तटीय खतरे हैं। अगर यहाँ A-10 का इस्तेमाल हो रहा है तो कमांडर मानते हैं कि टारगेट इसके लायक है और जोखिम संभाला जा सकता है। विमान की ताकत का फायदा उठाया जा सकता है। यह जरूरी है क्योंकि यह कहानी को वास्तविक बनाता है। इसमें पुराने जेट्स को सिर्फ खतरे में डालने नहीं, बल्कि जहां वे असरदार हों वहां इस्तेमाल करने की बात है। और इससे ध्यान फिर से इस बात पर जाता है कि यह ईरान की असली सैन्य स्थिति के बारे में क्या बताता है। अगर तेहरान छोटी नौकाओं से छेड़छाड़ और सकरे मार्ग पर दबाव की रणनीति अपना रहा है तो यह उसकी क्षमता और कमजोरी दोनों दर्शाता है। वह अब भी सस्ते में बाधा डाल सकता है। ये मजबूत दुश्मनों के लिए लागत और सिरदर्द बढ़ा सकता है, लेकिन उसकी पारंपरिक ताकत की सीमाएं भी दिखाता है। यह रणनीति युद्ध में प्रभुत्व नहीं, बल्कि डर, भूगोल और दबाव पर केंद्रित है। यह नियंत्रण के बजाय धमकाने पर आधारित है। यह राजनीतिक व सैन्य रूप से समान रूप से महत्वपूर्ण है। ईरान के शासक अक्सर घरेलू स्तर पर अपनी सख्ती दिखाने के लिए बाहरी टकराव का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हर दिखने वाली हार उस छवि को कमजोर कर देती है। अगर शासन की एक बड़ी धमकी को पुराने माने जाने वाले विमान से एक एक कर निष्प्रभावी किया जाने लगे तो उसकी छवि को और झटका लगता है। अचानक संदेश नियंत्रण का नहीं बल्कि बेनकाब होने का हो जाता है और मिथक कमजोर पड़ता है। साथ ही कहानी केवल मशीनों, हथियारों या नक्शों तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। समुद्री डराने धमकाने का असर जंग के मैदान से बाहर भी नाविकों, शिपिंग क्रू, खाड़ी की अर्थव्यवस्थाओं और आम उपभोक्ताओं पर पड़ता है। जब शिपिंग धीमी हो जाती है या ज्यादा खतरनाक हो जाती है तो इसकी लागत बाहर तक फैल जाती है। ईंधन महंगा हो जाता है, सामान पहुंचने में ज्यादा समय लगता है और घरेलू बजट पर दबाव महसूस होता है। जब ईरान जलडमरू मध्य में नागरिक व्यापार को धमकाता है तो इसका असर पानी की सीमा से आगे जाकर रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ता है। इसलिए नैतिक फर्क तेहरान की चाहत से कहीं ज्यादा स्पष्ट हो जाता है। शासन इन कार्रवाइयों को प्रतिरोध बताता है, लेकिन दुनिया को ये मिसाइल, समुद्री बारूदी सुरंगें और स्पीड बोट से ब्लैकमेल जैसी लगती हैं। इसलिए जवाबी अभियान महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह सिर्फ लक्ष्यों पर हमला नहीं बल्कि ईरान की नागरिक व्यापार को दबाव के औजार की तरह इस्तेमाल करने की क्षमता को भी खत्म करने की कोशिश है। कोई भी सैन्य कहानी यह पूछे बिना पूरी नहीं होती कि क्या गलत हो सकता है। ऐसे माहौल में A-10 का इस्तेमाल जोखिम भरा है, क्योंकि ये आधुनिक लड़ाकू विमानों से धीमा है और इसमें स्टिल्थ क्षमता नहीं है। और घने खतरे वाले क्षेत्र में कम ऊंचाई पर काम करना कभी भी आरामदायक नहीं होता। इसका मतलब है कि मिशन की योजना बनाना बेहद जरूरी हो जाता है। समय का ध्यान रखना जरूरी है, हवाई सुरक्षा जरूरी है, दुश्मन के खतरों को दबाना जरूरी है, सावधानी से लक्ष्य का चयन करना जरूरी है। A-10 की ताकतें असली है, लेकिन इसकी कमजोरियां भी उतनी ही असली है। जब आप इन जोखिमों को स्वीकार कर लेते हैं तो बड़ा रणनीतिक सवाल सामने आता है, क्या ये काम कर रहा है? बिल्कुल, सफलता का आकलन किसी एक जबरदस्त हमले या किसी एक वायरल क्लिप से नहीं किया जाएगा। इसका आकलन इस बात से किया जाएगा कि क्या परेशानियां कम होती हैं, क्या शिपिंग ज्यादा सुरक्षित होती है और क्या ईरान अब भी स्ट्रेट को बंद करने की धमकी विश्वसनीय रूप से दे सकता है। यही असली परीक्षा है। अगर तेज नावों का खतरा कम हो रहा है और मिसाइल से जुड़ा ढांचा भी दबाव में है तो तेहरान के सबसे प्रभावी दबाव के हथियारों में से एक काफी कमजोर दिखने लगता है। ये स्वाभाविक रूप से ये सवाल उठाता है कि आगे क्या होगा। A-10 की लगातार गश्त एक संभावना है, तटीय मिसाइल समर्थन स्थलों पर और हमले दूसरी संभावना है। अब ध्यान समुद्री बारूदी सुरंगों, ड्रोन और जलडमरू मध्य के बाहर प्रॉक्सी गतिविधियों जैसे खतरों पर अधिक हो सकता है। अपाचे और अन्य प्रणालियों को ईरान विरोधी प्रयास से जोड़ने वाली रिपोर्टें भी यही बात मजबूत करती हैं। यह एक बहुस्तरीय प्रतिक्रिया है। ये किसी एक प्लेटफॉर्म, हमले या सुर्खी की नहीं, बल्कि लगातार दबाव बनाए रखने की बात है। और यही लगातार दबाव बदली को और कठिन बना देता है। कागज पर टूटी नाव को बदलना आसान है, लेकिन असल में खतरे के माहौल में ऐसा करना मुश्किल है। यही बात शासन की छवि पर भी लागू होती है। हर असफल कोशिश, नुकसान और डर थोपने में असमर्थता तेहरान को कमजोर दिखाती है। ये गिरावट धीमी हो सकती है, लेकिन असली है। जब आप विवरण छोड़ते हैं, बड़ी तस्वीर साफ दिखती है। A-10 वार्थोग सिर्फ पास में नहीं उड़ रहा, इसका इस्तेमाल ईरान के एक प्रमुख हथियार के खिलाफ दुनिया के सबसे रणनीतिक जलमार्गों में से एक में
बहुत खास तरीके से किया जा रहा है। ये आपको बताता है कि संयुक्त राज्य अमेरिका अपनी ताकत को लक्ष्य के अनुसार ढाल रहा है, सिर्फ अंधाधुंध प्रतिक्रिया नहीं दे रहा। ये बताता है कि ईरान का समुद्री उत्पीड़न की रणनीति असली दबाव में है, और यह आपको बताता है कि वह इलाका जिसे शासन कभी डर दिखाने के लिए इस्तेमाल करता था, अब उसकी अपनी सेनाओं के लिए कहीं ज्यादा खतरनाक जगह बनता जा रहा है। आखिरकार यही सबसे स्पष्ट संदेश हो सकता है। तेहरान ने वर्षों तक इस संकरे जलमार्ग को हथियार की तरह इस्तेमाल करने की कोशिश की, लेकिन अब वही जलमार्ग दिखा रहा है कि लगातार दबाव में ये रणनीतियां कितनी कमजोर है। और शासन की तमाम धमकियों के बावजूद जो तस्वीर लोगों के जहन में सबसे ज्यादा रह जाएगी वो ईरान के जलडमरू मध्य पर नियंत्रण की नहीं होगी, वो है वॉर थॉक्स का चक्कर लगाना, धैर्य से इंतजार करना और डराने के हथियारों को खत्म करना। वॉर थॉक्स घूम रहे हैं, नावें डूब रही हैं और हुकूमतों के पसीने छूट रहे हैं। अगर उस तस्वीर ने आपका दिन बना दिया तो लाइक बटन दबाएं और इस पुराने विमान को भी थोड़ा प्यार दें। सब्सक्राइब करें ताकि आप कभी न चूके जब बीते जमाने का विमान आज की चुनौतियों को मात दे। अगले वीडियो में मिलते हैं और हमेशा दमदार बने रहें।